IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक ऐसे चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी की जो तैयारी है वो जो हम लोग शुरू कर चुके हैं और इसका पेपर 30 अगस्त को है और पिछले 30 वर्षों के हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। आज की वीडियो हम लोग विश्व के भूगोल को देखेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन कौन कौन से बीपीएससी में आ चुके हैं उनको देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ पर मैपिंग की जरूरत है वहाँ पर हम मैपिंग के द्वारा आपको बताएंगे। तो आप लोग चैनल को पूरा देखिएगा वीडियो को, कहीं कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसे कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन कहा जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है। तो ये महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है और ये किसने दिया था? तो ए वेगनर ने दिया था। 1912 में ये सिद्धांत दिया था। इसमें उन्होंने बताया था पृथ्वी जो है पहले एक जगह पर इकट्ठा थी जिसे पेंजिया कहा जाता था और जो सागर का क्षेत्र उसे पैंथालसा कहते थे। तो जरा आप इस मैप के माध्यम देख सकते हैं कि कैसे जो है पृथ्वी के अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। इसी को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। याद रखिएगा, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है और अपने धुरी पर घूर्णन करती है, वैसे उसी तरह से सूर्य भी अपने धुरी पर घूर्णन करता है और साथ में वो परिक्रमा भी करता है। तो सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि पूछा जाए कि सूर्य परिक्रमा करता है, तो बिल्कुल करता है। घूर्णन और परिक्रमा दोनों सूर्य की विशेषताओं में से एक है। याद रखना, ये आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है कितने वर्षों में? तो या ये डेट अब ये मतलब ये आंकड़ा आपको याद रखना होगा, 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, हमारे अंतरिक्ष में जो है कितने तारामंडल पाए जाते हैं? तो याद रखना 89 तारामंडल पाए जाते हैं। किसी किसी किताब में 88 दे देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। आप एनसीईआरटी चेक करेंगे तो एनसीईआरटी में 89 तारामंडल इस समय हमारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। जो तारामंडल मतलब होता है तारों का समूह कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिस तारा मंडल जो है के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा होता है? सप्तऋषि। सप्तऋषि तारा जो होता है ये क्लास 6 के एनसीईआरटी में आप इस मैप को देखिए, यहाँ पे दिया गया है एक लड़की कैसे सप्तऋषि तारे के माध्यम से ध्रुव तारे की पहचान कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो शुद्ध ग्रह और धूमकेतु सौरमंडल के भाग होते हैं, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये सिद्धांत आधुनिक समय में अगर पूछा गया है तो कॉपरनिकस होंगे, लेकिन अगर पूछा जाए प्राचीन काल में भारत में किसने कहा था, तो ये आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था और साथ में जो है वराहमिहिर ने भी इसके बारे में बताया था, जो खगोल वैज्ञानिक और हमारे यहाँ गणितज्ञ थे। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? अर्थात सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? सूर्य होता है, जिसके चारों तरफ ग्रह उपग्रह सब चक्कर लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? ये सब पूछा जाता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो याद रखना, जब चंद्रमा जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो आप इस मैप को देख करके याद कर सकते हैं कि जो चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो पृथ्वी से जो है वो सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो उसकी वजह से सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही लगेगा, ये भी याद रखने का। और अमावस्या के अलावा अगर देखा जाए तो हर अमावस्या को नहीं लगता, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, क्योंकि इस पे H2SO4 के बादल पाए जाते हैं जिसकी वजह से चमकता है और इस पर कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल में बादल पाए जाते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा चमकता है, इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक गर्म ग्रह है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? ध्यान रखना, शुक्र ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इवनिंग स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी से देखने पर ये हमें शुक्र जो है कहाँ दिखाई देता है? पश्चिम की ओर, और मॉर्निंग में देखते हैं तो ये पूरब की ओर दिखाई देता है। तो ये इतना चमकता है कि जैसे एक तारा की तरह ये हमें दिखाई देता है। और चमकता क्यों है? क्योंकि इस पर H2SO4 के बादल पाए जाते हैं जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है और ये चमकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना? 8 मिनट। 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। तो ये लगभग यही हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितना? लगभग 8 मिनट में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये अलग अलग समय में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आपका है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना 365 जो है 0.25 दिन लगता है, मतलब 365 याद रखना बटा 1/4 दिन लगता है जो है एक परिक्रमा पूरा करने में सूर्य का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये सबको पता भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? ठीक है, तो जो नीफे होता है वो निकेल और फेरस का बनता है। ठीक है, अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया। तो जो सबसे बाहरी परत है उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहा जाता है। तो वो सिलिका और एल्यूमिनियम का बना है। इसे हम कहते हैं सियाल कहा जाता है। इसको सियाल कहते हैं। जो आपका ये द्रव वाला भाग है इसको हम मेंटल कहते हैं। और मेंटल किसका बना होता है? सिलिका और मैग्नीशियम का। तो इसको हम कहते हैं सीमा कहते हैं। और आपका जो निकेल और फेरस का बना हुआ है तो इसको कहते हैं नीफे कहा जाता है। तो याद रखना, निकेल का पहला शब्द और जो है फेरम का पहला शब्द ले लिया गया है जिसे हम क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं। ठीक है, याद रखना ये फेरम और निकेल का बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्रस्ट किसका बना है? तो याद रखना सिलिका और एल्यूमिनियम का। और मेंटल किसका बना हुआ है? तो सिलिका और मैग्नीशियम का। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से जो है किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? ठीक है, ये आर्यभट्ट ने कहा था सबसे पहली बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है, सबको पता होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का कितना लेगा? तो याद रखना 29.5 वर्ष का समय लेता है सूर्य का जो चक्कर लगाने में। कौन? शनि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में समय कितना लेता है? तो 84 वर्ष का समय लेता है। कौन? यूरेनस लेता है। तो सभी ग्रहों के समय के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसका मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट पे जाकर के उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, वर्ष दीर्घतम होता है किसका? याद रखना, जैसे अगर ये मान लो ये आपका सूर्य है, ये आपका सन है, तो जो ग्रह सबसे नज़दीक होगा उसका जो है परिक्रमण काल सबसे नज़दीक होगा। और जैसे जैसे ग्रह दूर जाएगा उसका परिक्रमण काल लंबा होता जाएगा। तो इस ऑप्शन में देखा जाए तो जो है प्लूटो, जिसे हम यम कहते थे, वो सबसे बाहर की ओर, तो उसका जो है लंबा, बहुत लंबा जो है परिक्रमण पथ होगा। तो जो सूर्य जितना दूर जाएगा उसका परिक्रमण पथ लंबा होगा। तो उसके सूर्य मतलब उसका सौर वर्ष या कह सकते हैं उसका 1 वर्ष काफ़ी लंबा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ये 1994 में क्वेश्चन पूछा गया। उस समय जो है प्लूटो एक ग्रह था, तो 9 ग्रह उस समय माने जाते थे। लेकिन याद रखना 2006 में इसको जो है ग्रहों की बिरादरी से हटा दिया गया। तो याद रखना टोटल इसमें 8 ग्रह हैं। ये बात याद रखना। क्यों हटाया गया? क्योंकि इसने वरुण की कक्षा को काट दिया था जो ग्रहों की परिभाषा के विपरीत है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा इसमें देश है जिसकी जो है अक्षांशीय अर्थात उत्तर, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो वो देश कौन सा है? तो वो देश है आपका चिली देश है। ठीक है, अब याद कैसे करना है इसको? तो आप इस मैप पे देख सकते हैं चिली देश की जो पतला देश है बिल्कुल आप दक्षिण अमेरिका में, लेकिन इसकी जो है लंबाई उत्तर से दक्षिण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ग्लोब पर 1 डिग्री
एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? कितनी अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी पर हैं? तो 179 है, क्योंकि दोनों जो आपका पोल है उसको एक ही मान लिया जाता है। तो टोटल अगर 180 हो जाएगा तो एक घटा देंगे तो 179 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो वर्तमान में हमारी पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो 179 है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है काहिरा का समय। तो काहिरा किसकी राजधानी है? मिस्र की राजधानी है। ठीक है। काहिरा का समय ग्रीन बीच कहाँ पर है? तो लंदन में 0 डिग्री है, देशांतर है, से 2 घंटा आगे है। वह किस अक्षांश पर होगा, मतलब किस देशांतर पर होगा, ये पूछा गया है। मतलब काहिरा किस देशांतर पर होगा जिससे 0 डिग्री ग्रीन बीच से अगर देखा जाए तो 2 घंटे का मतलब वो आगे है। कौन आगे है? काहिरा आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि याद रखना, अगर ये 0 डिग्री यहाँ पर है तो याद रखना ये काहिरा आपका यहाँ पर है, क्योंकि पूरब में है काहिरा और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो इसीलिए इसका मतलब है कि वो जो है सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देगा? काहिरा में, और फिर ग्रीन बीच पे पहुंचेगा। तो याद रखना कितने डिग्री का मतलब वो कहाँ पर स्थित है, जिस वजह से 2 घंटे का अंतर दिखाई दिया है। तो याद रखना जो काहिरा है अगर देखा जाए उसकी स्थिति लगभग कितना है, तो याद रखना 30 डिग्री के 30 से 31 डिग्री के आसपास है। अतः इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्व देशांतर के पास बनती है। जो पृथ्वी गोलार्ध अगर गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री अगर देखा जाए तो 1 डिग्री को घूमने में अगर दूरी तय करने में पृथ्वी में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। और यदि 30 डिग्री अगर घूमना हो तो 30 को हम गुणा करेंगे किससे? 4 से, तो 120 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2 घंटे का अंतर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो लगभग जो है क्या है 30 डिग्री के आसपास काहिरा है, जिससे दोनों के बीच में क्या है? 2 घंटे का अंतर है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आते हैं तो गलत होने चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हम इस पे ऐसे क्वेश्चन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो उसका जो आधार होता है याद रखना वो प्रधान मध्याह्न रेखा अर्थात ग्रीन बीच। तो दुनिया के किसी भी देश का समय जब वो निर्धारित किया जाता है तो ग्रीन बीच लाइन से ही किया जाता है, जो आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसी से हम समय का निर्धारण करते हैं पूरे जो है दुनिया का। तो हमारे देश का स्टैंडर्ड टाइम कितना है? तो 82.5 अंश की देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। इसी से हम पूरे दुनिया का समय निर्धारित करते हैं, ये बात याद रखना। और इससे हम किसी भी देश का दिन निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आगे इसके बारे में बताऊंगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। भी वही क्वेश्चन आ गया। इंटरनेशनल डेडलाइन खींची जाती है कहाँ से? तो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। ये जो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर से खींची गई है। और याद रखना देशांतर रेखाएं हमेशा सीधी होती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर रेखा है, डिग्री देशांतर रेखा है, जो खींची ना होकर के वो 15 स्थानों पर मोड़ी गई है। ठीक है, क्यों मोड़ी गई है? क्योंकि याद रखना ये दिन का निर्धारित करती है। अगर ये सीधी लाइन खींच दी जाएगी तो हो सकता है किसी देश के बीच से लाइन चली जाए, तो आधा देश संडे हो आधा देश मंडे में हो जाएगा। तो जब ये लाइन खींची जा रही थी तो उन देशों से पूछा गया कि आप जो है दुनिया में एक दिन आगे रहना चाहते हैं या पीछे रहना चाहते हैं। तो जिन देशों ने कहा कि हम आगे रहना चाहते हैं उनको इस तरफ कर दिया गया, जो देश पीछे रहना चाहते हैं उनको इस तरफ कर दिया गया। तो अगर यहाँ पर आपका संडे होगा तो यहाँ आपका मंडे हो जाएगा। ठीक है, तो दिन का निर्धारण कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे हम 180 देशांतर रेखा कहते हैं। और याद रखना ये कहाँ जाती है? प्रशांत महासागर से होकर जाती है। आप जरा इस मैप को देख करके याद कर सकते हैं कि प्रशांत महासागर से होकर करके ही ये जो है लाइन जाती है। ये क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेरिंग जल संधि से होकर जा रही है, आप मैप पे देख करके याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन भविष्य में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और एक बात ये भी याद रखेगा कि पूछा जा सकता है कि देशांतर रेखाएं सब सीधी खींची गई हैं, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है तिरछी क्यों खींची गई है मैंने बता दिया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए। जब ग्रीन बीच पर जो है कितना बज रहा हो, तो 12 अगर बज रहा हो तो जो है वहाँ कितना समय होगा? तो यहाँ क्या बज जाएगा? 6 बजेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 बजेगा। अब ऐसे समय निर्धारण का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो समानता मैंने बताया था अभी आपको कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट के अंतर से होता है। तो 1 डिग्री चलने में जो है पृथ्वी घूर्णन करने में 4 मिनट का समय लगता है। अतः 90 डिग्री पूछा जा रहा है, 90 डिग्री देशांतर पर, तो 90 गुणे 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा?
360 मिनट अर्थात 6 घंटा। अब 360 मिनट को हम अगर कन्वर्ट करते हैं घंटे में तो कितना हो जाएगा, 6 घंटे का अंतर होगा। इसीलिए 90 पूर्वी देशांतर पर जो थिम्पू है आपका भूटान है, तो वो जो है किस पे है, 90 डिग्री पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 6 घंटे का अंतर होगा। तो ग्रीन बीच लाइन से और भूटान के बीच में 6 घंटे का अंतर है और हमारे यहाँ 5 घंटे का अंतर है। क्यों 5.5 घंटे का अंतर है? क्यों? क्योंकि हमारा 82.5 अंश की देशांतर रेखा पर है और भूटान 90 पर पहुंच जाता है, इसलिए वहां पर दोनों में समय क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। यहाँ पर 6 बजेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है, जो आने वाला है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो याद रखना दक्षिण गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन कौन होता है, याद रखना 22 दिसंबर। तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है और सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? जितने भी महाद्वीप हो अलग कैसे हुए हैं? तो प्लेट टेक्टोनिक के कारण अलग हुए हैं, जिसे हम विवर्तन की क्रिया कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये सिद्धांत बेगने ने दिया था, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते थे? तो याद रखना ये पृथ्वी है। तो याद रखना जो पहले पृथ्वी पे एक ही महाद्वीप था जिसका नाम क्या था, तो इसका नाम था पेंजिया। ठीक है। और जो महासागर था उसका नाम था आपका पेंथालसा नाम था। ठीक है। तो पेंजिया जब टूट गया तो 2 भागों में बट गया। तो ऊपर वाले को भाग को नाम दिया गया जो है लाउरेसिया नाम दिया गया और नीचे वाले को भाग नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। ठीक है। गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो पेंजिया का जो दक्षिणी भाग था इसका नाम गोंडवाना लैंड था और इसी से टूट करके दक्षिण अमेरिका, भारत, आपको भारतीय प्लेट, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और अंटार्कटिका बना था। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कोकोस प्लेट किसके मध्य स्थित है? तो जो कोकोस प्लेट है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। जरा मैप देख करके याद कर लीजिएगा कि कोकोस प्लेट कहाँ पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं मध्य अमेरिका और प्रशांत के बीच पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो प्लेटों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। कि कौन सी प्लेटें किस महासागर में कहाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका है भूपटल के जो है टुकड़े मेटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये कहता है कि जो आपका मेटल है, मेटल के ऊपर जो है आपका क्रस्ट वो तैरता है और धीमे गति से जो है गति करता है, जिससे प्लेटें गति करती हैं, जिससे भूकंप और पर्वतों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इसे हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लगातार जो है नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होती है? जो नई प्रक्रिया लगातार बनती है तो समुद्र का फैलाव। जितना समुद्र का फैलाव होगा उतना लगातार नई नई परतों का निर्माण होता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वलन क्रिया किसका परिणाम होता है? तो वलन क्रिया किसका परिणाम है? क्या देखना, ये जो है आपका याद रखना पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम होता है। तो वलन क्रिया क्या होता है? तो जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उससे जो है वलन होता है, जिसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। जिससे पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय का निर्माण ऐसे ही हुआ है। कैसे कि जब यूरेशियाई प्लेट से इंडियन प्लेट टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। इसे हम पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। इसे हम फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। तो वलन क्रिया के द्वारा ही पर्वतों का निर्माण होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किससे संबंधित है? तो देखना ये ग्रेट लेक से संबंधित है और पीटर्सबर्ग प्रदेश से संबंधित, दोनों संबंधित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और डी हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। तो याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है लावा के ठंडा होने और ठोस होने से जो है किस प्रकार की चट्टानें बनती हैं? तो याद रखना जिससे मान लीजिए 2 प्लेटें हैं, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो नीचे का मैग्मा निकल करके और आके ऊपर फैल जाता है। तो अगर धरातल के नीचे होता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं
और धरातल के ऊपर होता है तो उसे हम लावा कहते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना, मैग्मा के ठंडा होने से जो चट्टान बनती है उसे हम ग्रेनाइट कहते हैं, और जो लावा के ठंडा होने चट्टान बनती है उसे हम कहते हैं बेसाल्ट। और ये इग्नियस अर्थात आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। 70 बीपीएससी 24 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। इसे इग्नियस चट्टान अर्थात आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों आग्नेय चट्टान है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अवसादी शैलें। अवसादी शैल मतलब होता है परतदार शैलें। जो परतदार शैलें पाई जाती है उन्हें हम अवसादी शैल कहते हैं। के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। पहला लिखा है ये वह शैलें हैं जिनकी रचना ताप और दाब पर निर्भर करती है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये शैलें क्रिस्टलीय होती हैं, गलत हो जाएगी। ये अक्रिस्टलीय होती हैं। ठीक है, तीसरा ये शैलें जो है स्तरों में निक्षेपित होती है। स्तर मतलब परतों में निक्षेपित होती हैं, बिल्कुल अभी मैंने बताया। तो अवसादी चट्टान को हम परतदार चट्टानें कहते हैं, या परतदार में पाई जाती हैं। आप इस मैप पे देख करके भी याद कर सकते हैं। या परतदार चट्टानों को ही हम अवसादी चट्टान कहते हैं, जो अवसाद ला करके ये हजारों वर्षों में जमा होकर के बनती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले याद रखना, आग्नेय चट्टान ही बनती है, आग्नेय से अवसादी फिर क्रियांतिक चट्टानें बनती हैं। तो याद रखना, ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना याद रखना इटली का एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ पर? इटली है, ये भूमध्य सागर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना माउंट एटना एक ज्वालामुखी पर्वत है, और पर्वत कई प्रकार के होते हैं, जैसे ज्वालामुखी पर्वत, फोल्ड माउंटेन, ठीक है, ब्लॉक पर्वत होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसके बारे में बहुत पहले बता चुका हूँ। आगे भी मैप में लगातार मैं आपको बताता रहूँगा। तो याद रखना ये ज्वालामुखी पर्वत है, और माउंट एटना कहाँ है? इटली में है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। तो याद रखना ये बहुत विस्फोटक ज्वालामुखी है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना ये हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप कहाँ है? ये प्रशांत महासागर में है, और ये अमेरिका का द्वीप है। अमेरिका का ये 50वां स्टेट है, वहीं पर ये ज्वालामुखी पाया जाता है, मोना लोआ। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। ये कहाँ पर है? हवाई द्वीप है। किस देश का है? अमेरिका का है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? ये उस समय 2022 में क्वेश्चन आया था, बहुत चर्चा का विषय था। तो याद रखना ये कौन सा है? तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोना लोआ हो जाएगा, जिसके बारे में भी मैंने आपको बात किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किलिमंजारो है एक क्या है? तो याद रखना ये जो है क्या है? तो याद रखना ये वाल्केनो है, अर्थात ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ज्वालामुखी से निर्मित है, और यह तंजानिया में स्थित है, और ये विषुवत रेखा के पास है। तो आप इस मैप पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? ठीक है, तो याद रखना किसके निकट हैं? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। तो याद रखना जो आर्कटिक क्षेत्र है ये उत्तरी ध्रुव के पास है, और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये दक्षिणी ध्रुव के पास है। तो याद रखना जो ये आपका आर्कटिक है ये महासागर है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महासागर है, और ये महाद्वीप है। ठीक है, तो एक उत्तरी ध्रुव में है, एक दक्षिणी ध्रुव में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस महाद्वीप पे सबसे अधिक देश हैं? ठीक है, तो याद रखना अफ्रीका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अफ्रीका के पास अफ्रीका महाद्वीप पे 54 देश हैं। आपका जो दूसरा है आपका यूरोप है, यूरोप में 49 देश हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। एशिया में 48 देश हैं, और उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। ठीक है, जबकि दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं, और ओशिनिया में 14 देश हैं। ठीक है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया के आसपास प्रशांत महासागर पड़ता है उसे हम ओशिनिया कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये सबको पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अफ्रीका हो जाएगा, अर्थात बी हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन ये होता कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है तो एशिया हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देखा जाए तो यहाँ आयर झील है, यहाँ पे जो है सॉल्विन पर्वत है, यहाँ पे आपका नल्लार व बार मैदान है, लेकिन यहाँ पर सेल्विन घाटी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 70 बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो याद रखना ये किस में पाई जाती हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नवीन जो है मोरदार पर्वतों में, जिसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका हिमालय। तो हिमालय क्या है, हिमालय दुनिया का सबसे जो है यहाँ पे सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पाया जाता है, जो नवीन हिमालय का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे प्राचीन पर्वत पूछा गया है कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैकारेमा। पैकारेमा पर्वत जो है सबसे प्राचीन है। और वहाँ का सबसे नवीन कौन सा है, एंडीज पर्वत है। ये भी 70 बीपीएससी एग्जाम में आया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर पूछा जाए कौन सी है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। आप मैप पे देख सकते हैं, एंडीज की लंबाई सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और 2 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे रॉकी पर्वत है, 3 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और 4 नंबर पर आपका हिमालय है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से जो है किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है। तो एंडीज पर्वत किसके साथ साथ फैला हुआ है, तो याद रखना ये दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। आप फिर से मैप पे देख सकते हैं, दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है पूरा वो एंडीज पर्वत फैला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये 70 बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है, इसमें कौन सा ऐसा पर्वत है जो यूरोप में है पूछा गया है। तो याद रखना आल्पस। आल्पस पर्वत याद रखना ये 8 देशों में फैला हुआ है, उसे हम आल्पस देश कहते हैं। जो है आप इस मैप पे देख सकते हैं आल्पस देश कितने हैं, ये भी आपको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। एंडीज कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, रॉकी उत्तरी अमेरिका में, और आपका हिमालय जो है 8 देशों में हिमालय भी फैला हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पेनाइन। पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण किसके हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखना ये हो जाएगा पुराना वलित पर्वत की। तो पुराना वलित पर्वत होता है, नवीन वलित पर्वत होता है। तो भारत में दोनों उदाहरण हैं। पुराना वलित पर्वत का उदाहरण अरावली हो गया, और नवीन वलित पर्वत का उदाहरण जिसे हम युवा पर्वत कह सकते हैं, इसका हिमालय हो गया। तो पेनाइन, ये भी याद रखेगा, जो है आपका पेनाइन कहाँ है, तो पेनाइन आपका जो है ब्रिटेन में है। ठीक है, और एपेनाइन जुड़ा हुआ है वो इटली में है, और अपलेशियन ये अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में है, और अरावली आपको पता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये स्पेन और फ्रांस को अलग करती है पेरेनीज पर्वत, और इसी पर एक अंडोरा नामक देश भी स्थित है, इन दोनों देशों के बीच में है, इसी पर्वत पर है। तो आप इसका मैप भी यहाँ पर देख करके याद कर सकते हैं। ये स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाती है। तो कौन सा पर्वत कहाँ पर है, किसकी सीमा बनाती है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था बीपीएससी में, और ये सब मैं मैपिंग के तहत आप लोगों को करवाऊंगा भी। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो एशिया माइनर किसको कहते हैं, तो याद रखना तुर्की को कहते हैं, और तुर्की की सीमा किससे लगती है, भूमध्य सागरीय तट से लगती है। तो वहाँ कौन सा पर्वत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टारस पर्वत है। तो ये 70 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमें हर देश की मैपिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 नंबर का यहाँ पर लड़ाई है, टारस पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो ना पामीर के पठार को कहते हैं। और पामीर पठार कहाँ है, तो ये अफगानिस्तान, इसका विस्तार जो है भारत के जो आपका गिलगिट क्षेत्र में है, और यह जो है पाकिस्तान में और आपका तुर्कमेनिस्तान पड़ता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पर, मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मरुस्थल कहाँ पाए जा सकते हैं, तो 23 अक्षांश के आसपास, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है, और याद रखना इसीलिए यहाँ पर मरुस्थल ज़्यादा पाए जाते हैं। और मरुस्थल वहीं पाए जाते हैं जहाँ 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, वहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
नेक्स्ट आपका है टकला मकान मरुस्थल जो है कहाँ अवस्थित है, तो टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है, चीन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इस मैप पे याद कर लीजिएगा एशिया में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसको देख करके याद कर लीजिएगा। हो सकता है भविष्य में और भी क्वेश्चन कोई पूछा जाए, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अभी आपने मैप पे देखा भी, गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो ये भी कहाँ पर है, तो याद रखना ये मंगोलिया में और चीन दोनों फैला हुआ है, लेकिन इसका विस्तार मंगोलिया में ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। और याद रखना ये शीत मरुस्थल का उदाहरण है। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, उष्ण और शीत, अर्थात गर्म और ठंडे, तो ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ विकल्प का चयन करें। 70 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में बिल्कुल सही, थार मरुस्थल भारत में बिल्कुल सही, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में बिल्कुल सही, कालाहारी मरुस्थल अमेरिका में ना होकर के कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पड़ता है, बोत्सवाना नामक देश पड़ता है और यहीं पर शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं और यहाँ पर जाना बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका के बोत्सवाना में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, जो इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। और ये भी याद रखेगा विश्व में महारानी विक्टोरिया के नाम पर क्या क्या दुनिया में पाया जाता है, तो लिस्ट देख लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा किस देश की राजधानी विक्टोरिया है, कौन सा पर्वत विक्टोरिया के नाम पे किस देश में है, तो विक्टोरिया नाम पे क्या क्या है सब यहाँ पे दे दिया है, आप इसको याद कर लीजिएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, याद रखना जो घास के मैदान होते हैं इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो याद रखना दक्षिण अमेरिका में जो है पूछा गया है कि जो मध्य अक्षांश के क्षेत्र हैं वहाँ पे घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे घास के मैदान को पंपास कहते हैं। और ये किस देश में है, तो पंपास है आपका अर्जेंटीना में है। ये कैसा जो है जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अब जरा इस लिस्ट को देखिएगा, इस लिस्ट में मैंने दे दिया है उष्ण कटिबंधीय घास मैदान कौन कौन से हैं, शीतोष्ण कौन कौन से हैं। उष्ण में श्रीलंका में पटाना कहते हैं, पूर्वी अफ्रीका में सवाना कहते हैं, ब्राजील में इसे कंपोज कहा जाता है, वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। तो ये चार क्या है, उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है जो गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं वो याद है ना, वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं अर्जेंटीना में पंपास है, उत्तरी अमेरिका में पिरेरी है, दक्षिण अमेरिका में बेल्ट है, दक्षिण अफ्रीका में, मध्य एशिया में स्टेपी है, आपका जो रूस वाला क्षेत्र है हंगरी वाला, ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन या डाउस कहते हैं, न्यूजीलैंड में इसे कंटेबरी कहते हैं, जापान में इसे कांटो कहते हैं, हंगरी में इसे पुष्टास कहा जाता है। तो ये पूरा लिस्ट देख के दे दिया गया, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत आपका ना होने पाए। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है, याद रखना किसकी है, कनाडा की है। लोग ऑस्ट्रेलिया समझ के इसका आंसर लगा दिए थे, कई बार हम लोगों ने, कई बच्चों ने हमसे कहा भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा सीमा किसकी है, कनाडा, क्योंकि कनाडा बहुत सारे द्वीप हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। सबसे लंबी तटीय रेखा कनाडा की है पूरी दुनिया में, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं लगती है। ठीक है, तो मृत सागर कहाँ पर है, तो याद रखना मृत सागर जो है जॉर्डन, फिलिस्तीन जिसे हम वेस्ट बैंक कहते हैं उस समय वहाँ पर, और इजराइल, इन तीनों से लगती है मृत सागर की सीमा। यहाँ पे लवणता भी बहुत ज़्यादा है, दुनिया में नंबर 2 पे लवणता यहाँ ज़्यादा है, और ये लेबनान से इसकी सीमा नहीं लगती है। आप जरा इस मैप पे देख सकते हैं कि मृत सागर की सीमा 3 देशों से लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चर्चा आजकल यहाँ पर चर्चा का क्षेत्र, क्योंकि इजराइल चर्चा में है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा, लेबनान से सीमा मृत सागर की नहीं लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किन के साथ इजराइल की जो है साझी सीमा लगती है। अब ये क्वेश्चन 99% है, उम्मीद आ सकता है क्योंकि इजराइल चर्चा में है। तो इजराइल के साथ सीमा किन किन देशों की लगती है, तो जरा आप इस मैप पे देख करके याद कर लीजिएगा। वैसे में इसका आंसर क्या होगा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। आप देख सकते हैं इसकी सीमा आप मैप पे देखिएगा तो मिस्र की लग रही है, जॉर्डन की सीमा लग रही है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो वहाँ पर सीमा किससे लग रही है, सीरिया से लग रही है, लेबनान से भी लग रही है और भूमध्य सागर से भी लग रही है। तो इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आजकल इजराइल चर्चा में है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए आपका। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। जहां पे सीमा रहित पूछा गया है, ये कौन सा है, तो ना ये जापान है। ठीक है, तो जापान, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है। चिली है, मैंने बताया था, क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया है। तो चिली याद है ना, इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय लंबाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध उसे कहते हैं जिस देश की सीमा सागर से नहीं लगती है, उसे हम स्थल रुद्ध देश कहते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, इनकी सीमा सागर से नहीं लगती, इसलिए उन्हें स्थल रुद्ध देश कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, हंगरी। हंगरी की सीमा किसी से नहीं लगती है, जबकि यूक्रेन की सीमा काला सागर से लगती है। बेल्जियम की सीमा जो है आपका उत्तरी सागर से लगती है। इसके अलावा अगर देखा जाए रोमानिक सीमा भी जो है ब्लैक सी से लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। नेक्स्ट आपका कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है। तो अलास्का अमेरिका का क्षेत्र है और कनाडा अलग है, तो इन दोनों की सीमा कौन सा देशांतर बनाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 141 पश्चिमी देशांतर। अब इस मैप पे देख सकते हैं कनाडा और अलास्का को, जिसकी सीमा बिल्कुल सीधी खींची गई है। तो जो देशांतर के आधार पर खींची गई है, तो याद रखना ये 141 पश्चिमी देशांतर पे जो है सीमा बनाता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। इनमें कौन सा है जो किसी देश की राजधानी नहीं है। तो सिडनी, सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है। कैनबरा, याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन ये आपका न्यूजीलैंड राजधानी है। और रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, पैराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां पर भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था और ये उसकी राजधानी पूछ लिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है अंशियन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। तो वेनिस क्या है, याद रखना ये इटली का एक बहुत पुराना शहर है। तो ऐसे रूस का सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो याद रखना ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। और भारत का वेनिस किसे कहते हैं, वाराणसी अर्थात काशी को कहा जाता है। ठीक है, जैसे काशी बहुत पुराना शहर है, वैसे वेनिस भी बहुत पुराना शहर है जो इटली में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी नाम किसे दिया जाता है। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी हम किसको कहते हैं, तो याद रखना ये श्रीलंका को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो याद रखना जो इस तरह के उपनाम वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है। तो क्यों, वह मैदान बहुत ज़्यादा है इसीलिए याद रखना स्विट्जरलैंड कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वह मैदान अधिक होने की वजह से खेल का यूरोप का खेल का मैदान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये भी 70 बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना। तो याद रखना ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 71% क्षेत्र में पानी है और आपका पृथ्वी पर, और 29% क्षेत्र पर क्या है, स्थल है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है। तो याद रखना कौन सा, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है 64,000 किलोमीटर की लंबाई और जो है आपका 2000 किलोमीटर से लेकर 2400 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक कटक। उत्तरी कटक मतलब ये होता है कि जो से महाद्वीपों पे पठार पाए जाते हैं वैसे महासागरों पे कटक पाए जाते हैं। तो या महासागरों में जो पठार पाए जाते हैं उसी को कटक कहते हैं। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताई गई है और उसकी विशेषता पूछ करके ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कहाँ कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। आगे लिखा है, दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के माध्यम से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया और जो है अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक कौन सा है। तो याद रखना ये मध्य महासागरीय कटक है। अब इस मैप पे देख सकते हैं मध्य महासागरीय कटक बहुत बड़ा फैला हुआ है। कटक किसे कहते हैं, ये महासागरों में जो पठार पाए जाते हैं उसे कटक कहते हैं। ये ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 19
ईस्ट रिज जो है 90 डिग्री पूर्वी रिज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? याद रखना इसको भी कटक ही कहते हैं। तो ये कटक कहाँ है? क्योंकि 90 पूर्वी जो है देशांतर पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया 19 ईस्ट रिज पड़ गया। तो ये कहाँ पे पूछा गया है? तो ये हिंद महासागर में है। तो ये मैप पे दे सकते हैं, हिंद महासागर में है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सारगैसो सागर एक हिस्सा है। तो याद रखना विश्व का एक ऐसा सागर है ये जिसका कोई तट नहीं है, और ये कहाँ पर है ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपका है जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये पाया जाता है, ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा कि जो सारगैसो सागर इसका नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि याद रखना जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसके चारों तरफ जलधाराएं चलती हैं, तो जलधाराओं चलने की वजह से बीच में जो है ये क्षेत्र खाली हो जाता है, बिल्कुल शांत, इसीलिए उसको सागर की संज्ञा दे दी गई। और सारगैसो घास पाई जाती है, इसी वजह से इसको सारगैसो सागर कहा जाता है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, और ये बिना तटों वाला सागर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम याद रखना एक ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, एक महासागरीय जलधारा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये कहाँ चलती है? कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। इस मैप पे देख लीजिएगा, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में चल रही है, और ये सबसे ज़्यादा स्पीड वाली जो है जलधारा है। ये भी याद रखेगा, इसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती है, और यही जब ये यूरोप पहुँचती है तो यूरोप में वर्षा होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है? नदियाँ। नदियाँ जो है सागर में ही जब गिरती हैं तो बहुत सारे केमिकल को ले जा करके वहाँ जमा करती हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा लवणता फैलती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन किसी किसी किताब में इसका आंसर जो है मतलब कोचिंग में या कहीं पर भूमि मान लिया गया है, भूमि नहीं होगा। सागर की लवणता का मुख्य स्रोत नदियाँ होती, नदियों के माध्यम से ही लवणता वहाँ पर पहुँचती है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? तो याद रखना यहाँ पर 35 प्रति ग्राम है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, अगर ये बात किया जाए तो अरब सागर में लवणता ज़्यादा पाई जाती है, और हिंद महासागर में अर्थात BOB में अर्थात बे ऑफ बंगाल में लवणता कम पाई जाती है। क्यों कम पाई जाती है? क्योंकि नदियाँ यहाँ डेल्टा बनाती हैं, तो स्वच्छ पानी इसमें मिलता रहता है। यहाँ पर नदियाँ कम गिरती हैं, स्वच्छ पानी नहीं मिलता है, इसे अरब सागर में लवणता ज़्यादा होती है, बंगाल खाड़ी में लवणता कम पाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? मृत सागर में। इन चारों में सबसे ज़्यादा मृत सागर में पाई जाती है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे अधिक लवणता कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना वान झील में पाई जाती है। और वान झील कहाँ पर है? 330 ग्राम लवणता पाई जाती है, और वान झील कहाँ है? तुर्की में है, ठीक है। और मृत सागर कहाँ है? याद रखना ये आपका वेस्ट बैंक अर्थात फिलिस्तीन, इजराइल और आपका जॉर्डन की सीमा पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस ऑप्शन में जो है आपका वान झील है ही नहीं, इसीलिए मृत सागर होगा, क्योंकि नंबर 2 पर है वो दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महासागर में ऊंची जल तरंगे जो है कैसे होती हैं? ठीक है, कैसे होती हैं? तो याद रखना ये चंद्रमा से होती है, इसी को हम कहते हैं ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा जो आता है ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सूर्य से कम पड़ता है, चंद्रमा से ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमसे ज़्यादा नज़दीक है पृथ्वी से। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सुंडा जो है ट्रेज किस द्वीप के समानांतर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर है। याद रखना ये जावा और सुमात्रा के समानांतर फैला है। तो इसका आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भी याद रखेगा सुंडा जो है ट्रेंज का देखा जाए ट्रेंज कहाँ है, तो जावा सुमात्रा के बीच में अर्थात इंडोनेशिया में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी या अर्थात सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लंबी नदी का मतलब ये होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है। बड़ी नदी उसे कहते हैं जिसका चौड़ाई ज़्यादा होती है, उसको हम बड़ी नदी कहते हैं। तो ये अमेजन होगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, ब्राज़ील की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? इसमें कौन सा है जो सीन नदी किनारे है? तो पेरिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 70 एग्जाम में पूछा गया है, बहुत मामूली सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी नदी किस नगर से होकर गुजरती है? तो 92 में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन रिपीट किया है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा सही होते हैं,
पेरिस के, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित नदियों और उन शहरों को मिल कीजिए। तो शहर एक तरह नदी दिया गया कि जो है कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो अगर देखा जाए तो पेरिस किसके नदी किनारे है, सीन के है। रॉटरडम है आपका, एक आपका जो है बुडापेस्ट है, तो बुडापेस्ट नदी किस किनारे है, ड्यूनो नदी किनारे है। वाशिंगटन कहाँ है, तो पोटोमैक नदी किनारे है। और आपका रॉटरडम आपका ये राइन नदी किनारे है। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मिलान करने को आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, ठीक है। तो याद रखना विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बना है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ग्रांड कैनियन है। ग्रांड कैनियन क्या होता है, तो याद रखना एक ये खड्ड होता है, गार्ज होता है। तो याद रखना जब नदियाँ सागर में गिरती हैं तो बड़े बड़े खड्ड का निर्माण करती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब कैनियन किसे कहते हैं आप इस मैप पे देख कर याद कर लीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। कैनियन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये याद रखना अटलांटिक महासागर में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। तो ग्रीनलैंड याद रखना इस पर डेनमार्क का अधिकार है। तो याद रखना ग्रीनलैंड अगर कहा जाए प्राकृतिक रूप से किसका हिस्सा है, तो याद रखना ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। अगर पूछा जाए ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा है, तो याद रखना ये यूरोप का भाग है और यूरोप का देश डेनमार्क जिसका इस पर अधिकार है। अब जरा इस मैप पे देख करके याद कर लीजिएगा। तो ग्रीनलैंड 2 महाद्वीपों में पड़ता है, प्राकृतिक रूप से उत्तरी अमेरिका और राजनीतिक रूप से यूरोप का। और ये विवाद है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस पर अमेरिका ने दावा किया है कि ग्रीनलैंड को डेनमार्क से कहा है खाली करो और ग्रीनलैंड हमारा है। अभी ट्रंप सरकार ने यह आदेश दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप मैप पे इसको देख के याद भी कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जो है। अब इन चारों में सबसे बड़ा पूछा गया है कौन सा है, तो इन चारों में अगर देखा जाए सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, बोर्नियो। तो बोर्नियो कहाँ है, तो ये आपका इस पर 3 देशों का अधिकार है। बोर्नियो पे 3 देशों का अधिकार, जरा इस मैप पे आप देखिएगा तो इस पे एक देश आपका कौन सा है, इंडोनेशिया, इस पे मलेशिया भी स्थित है, इस पे ब्रुनोई भी देश स्थित है। तो बोर्नियो जो है देखना ये दुनिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इस मैप पे देख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस पे 3 देशों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर, तो फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में। इस पर सबसे अधिक भारतीय पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन का अधिकार था, तो भारतीयों को पकड़ के ले जाकर के हम मजदूरी कराते थे गिरमिटिया पद्धति के तहत, इसीलिए बाद में इस पर देश पर अधिकार हो गया। यहाँ पर भोजपुरी भाषा भी बोली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जो प्रशांत महासागर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आता होन्शु है, ठीक है। तो याद रखना जापान बड़े बड़े 4 द्वीपों से बना है, होन्शु जो है, क्यूशु, शिकाकू और होक्काइडो। अब इस मैप पे देख के याद कर लीजिएगा। ये आपसे नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ क्रम भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। जापान को देख करके याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कौन कौन द्वीप को कहाँ कहाँ पे हैं। नेक्स्ट आपका है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच में स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका और कनाडा दोनों में है। तो किस जो है झील के बीच में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना एक झील के हैं, ओंटेरियो झील और इरी झील के बीच में है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप इस मैप पे देख करके याद कर लीजिएगा कि नियाग्रा इसी दोनों के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मलक्का जल संयोजन मतलब मलक्का जल संधि, जल संयोजक को जल संधि कहते हैं, में आने जाने की सुविधा है, ठीक है। तो मलक्का जल संधि से हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, तो याद रखना ये हम हिंद महासागर से चीन सागर में प्रवेश कर सकते हैं। अब जरा मलक्का जल संधि को मैप पे देख लीजिएगा। मलक्का जल संधि हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है और ये जो है इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हिंद महासागर और जो है लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो हिंद महासागर को लाल सागर से कौन जल संधि जोड़ती है, बाब अल मंडेब जल संधि जोड़ती है जो यमन के पास है। और आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये भी हो सकता है अरब सागर न दे करके ये हिंद महासागर न दे करके अरब सागर भी अगर पूछा जाए तो अरब सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है, बाब उल मंडेब जल संधि जोड़ती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्वेज नहर जो है
किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। लाल सागर को भूमध्य सागर जोड़ती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और स्वेज नहर किस देश में है? तो ये मिस्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर आप देखिएगा तो पनामा नामक देश में है, और ये किसको जोड़ती है? तो याद रखना ये प्रशांत महासागर को अंध महासागर अर्थात अटलांटिक महासागर जोड़ती है। आप इस मैप पर देख लीजिएगा, तो पनामा नहर पनामा नामक देश में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जो है अड्डू परवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो याद रखना ये आप कहाँ है? भारतीय अर्थात हिंद महासागर में है। और ये किसका, इस पर किस देश का अधिकार है? तो इस पर मालदीव का अधिकार है। मालदीव का द्वीप है जो परवाल द्वीप से बना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। या वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, गलत हो जाएगा, सबसे नीचे की परत है। इस परत पर तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, गलत हो जाएगा, घटता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं। तो वायुमंडल की जितनी भी गतिविधियां होती हैं सब इसी मंडल में होती है जो सबसे नीचे है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ओजोन परत बताती है क्या? तो ओजोन परत क्या बताती है कि पृथ्वी की सतह से ये 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल की परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो 15 से 20 किलोमीटर, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है साफ रात मतलब बादल ना हो। ठीक है, मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? अगर एक तरफ जो एक रात ऐसी हो जहाँ साफ रात हो मतलब उसमें बादल ना हो, एक रात ऐसी हो जिसमें बहुत ज़्यादा बादल हो, की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों पड़ती है? तो याद रखना विकिरण के कारण पड़ती है। याद रखना अगर मान लीजिए पृथ्वी है और ये बादल यहाँ पर है, ठीक है, तो जब सूर्य किरणें आती हैं तो जब वापस जाती है उसको कहते हैं विकिरण कहते हैं। तो बादल होने पर विकिरण रुक जाएगा, तो पृथ्वी ऊपर से नीचे गर्म होगी, तो वो रात बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। अगर बादल ना हो तो सारा विकिरण वापस चला जाएगा, तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल लॉजिक के क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन जब आते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध 50 चीखने वाली 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? दक्षिण गोलार्ध में चलती हैं। कैसे? तो याद रखना ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा इसको दो भागों में बांट देती है। उत्तरी जो गोलार्ध है ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, इसमें स्थल बहुत ज़्यादा है, और दक्षिण गोलार्ध में सागर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में जो है पछुआ पौने बहुत तेज चलती हैं। तो ये मान लीजिए ये 40 डिग्री अक्षांश है, ये हो गया आपका 50 डिग्री अक्षांश हो गया, ये आपका 60 डिग्री अक्षांश हो गया। तो जब पछुआ पौने 40 पे पहुंचती हैं तो उन्हें चालीसा कहा जाता है, गरजती चालीसा, मतलब इनकी बहुत तेज चलती हैं। जब ये 50 अक्षांश पे पहुंचती हैं तो इन्हें क्रुद्ध 50 कहा जाता है, और जब ये 60 अक्षांश पहुंचती है तो इनकी स्पीड और तेज हो जाती है, क्योंकि वहाँ स्थल नहीं होता है, तो उसे चीखती 60 कहा जाता है। तो याद रखना ये कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा, जिसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पृथ्वी पर घने जो है वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ पर? तो पृथ्वी सबसे अधिक घने वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखा पे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा और तापमान बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? कनाडा है। ठीक है, कनाडा में जो है लुगदी अर्थात मुलायम लकड़ी से ज़्यादा पाई जाती है, जिससे कागज बना जाता है, और ये पूरी दुनिया को निर्यात भी करता है। कैसे? ज़्यादा जो कनाडा देश है ये आपका टैगा प्रदेश में है, और टैगा के जो वन पाए जाते हैं उनकी लकड़ियाँ मुलायम होती हैं, उससे लुगदी बनाना आसान है, लकड़ी से कागज बनाना आसान है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? ठीक है, पहला आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दूसरा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, मानसूनी क्षेत्र, वर्षा, मरुस्थलीय क्षेत्र। ध्यान रखना जो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र ये आपका एक सागर है, ये आपका एक जो है वर्षा का क्षेत्र है, और आपका ये एक मरुस्थल का क्षेत्र है। लेकिन भूमध्य रेखीय एक रेखा है जिसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, ये कोई क्षेत्र नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सुमेलित कीजिए। ठीक है, इनको सुमेल करना है, क्वेश्चन पूछा गया है सब अत्यधिक गर्म स्थान कौन सा है? ठीक है, तो सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? आपका सहारा हो गया,
अत्यधिक ठंडा स्थान कौन है? तो अंटार्कटिका हो गया। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी। अत्यधिक सूखा कहाँ है? चिली। तो चिली में एक मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल, जो दुनिया का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। तो पूछा जाएगा आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में है। चिली कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। तो इसका याद रखना 109 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु याद रखना भूमध्य सागर के आसपास और किसी भी महाद्वीप के पश्चिम में 40 से 50 डिग्री के बीच में पाई जाती है। तो याद रखना ये भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ नहीं पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंपास में नहीं पाई जाती है। पंपास कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है। तो ये पाई कहाँ जाती है? मध्य चिली में। ऑस्ट्रेलिया के जो है कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम में। कैप टाउन में, अर्थात ये दक्षिण अमेरिका में, वो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। और मध्य चिली में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा, जो यहाँ पर नहीं पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस मिट्टी में केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? मतलब किस मिट्टी में दरारें ज़्यादा बनती हैं? चिकनी मिट्टी में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या करते हैं? तो मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो याद देखना ये कांगो में, ये अफ्रीका के कांगो नामक देश में है, भूमध्य रेखा के पास है। तो यहाँ पर अधिक वर्षा और अधिक जो है क्या कहते हैं तापमान होने की वजह से यहाँ पर जो है कांगो घाटी में सदाबहार वन पाए जाते हैं, और अधिक वर्षा होने की यहाँ मिट्टी दलदली पाई जाती है। तो पिग्मी जनजाति पाई जाती है, और पिग्मी जनजाति अपना निवास पेड़ बनाती है। आप देख सकते हैं इनका निवास स्थान पेड़ों पे होता है। तो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप मैप पे दे सकते हैं। इसको क्वेश्चन आपका, पिग्मी निवास करती है कहाँ पर? अफ्रीका में, कांगो घाटी में। क्वेश्चन वही है, बस अलग तरीके से बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एस्कीमो निवासी हैं। तो एस्कीमो क्या है? एक जनजाति है, और कहाँ पाई जाती है? कनाडा में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बीमेल है? पहला आपका है मसाई जनजाति, ये मध्य पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, केनिया में, बिल्कुल सही है। सकाई जनजाति मलेशिया में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। बेडोइन जनजाति अरबी महाद्वीप पाई जाती है, बिल्कुल सही है। किर्गिज मध्य जो है एशिया में पाई जाती है, किर्गिस्तान में पाई जाती है, उज्बेकिस्तान पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक जो है सब एक जगह पाई जाती है, बिल्कुल फीमेल इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चीन, मंगोलिया, जापान में निम्नलिखित में से मानव प्रजातियों में कौन सी निवास करती है? मंगोलाइड। मंगोलाइड के लोग आंखें छोटी होती है, जिसे हम लोग चाइनीज कहते हैं। इनकी आंखें छोटी होती हैं, बाल हमेशा खड़े होते हैं, और यह भारत के नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। ये मंगोलाइड प्रजाति के हैं, और 70 बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो आपका स्पेरेंटो क्या होती है? क्या देखना ये क्या होता है? क्या देखना ये एक जो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने वाले के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये बहुत पहले करंट अफेयर में पूछा गया था, ज्योग्राफी को मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शाहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? ठीक है। तो ये कहाँ पैदा होता है? तो याद रखना ये आपका चीन में पैदा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। और शाहतूत जो है रेशम जो बनता है उसके उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है दुनिया में। ठीक है। नेक्स्ट आपका, वह देश जो, क्वेश्चन तो कोई आ गया, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ईरान। ईरान में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। जिसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में सबसे आगे है? चीन। चीन जो है कोयला उत्पादन में नंबर 1 पर है। जिसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो देश कौन सा है? चीन है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो जर्मनी में कोयला क्षेत्र का देखा जाए रूर प्रदेश है, जिसे हमारे यहाँ छोटनागपुर का पठार कहते हैं, रूर प्रदेश। यहाँ पे सार प्रदेश है, यहाँ पे अचेन प्रदेश है, यहाँ लॉरेंस प्रदेश नहीं है। ये लॉरेंस प्रदेश कहाँ है? ये फ्रांस में पड़ता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो याद रखना आपका ये ग्रेट लेक्स प्रदेश और आपका पीटर्सबर्ग से संबंधित है। तो इसका आंसर ए और डी दोनों हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्राजील के जो है मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज मिलता है। तो कहाँ, यह ब्राजील में कौन सा खनिज यहाँ पे लो एस पाया जाता है। 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। लोहे का अयस्क मतलब होता है लोहे का कच्चा माल कौन सा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, तो ना लिमोनाइट है। ये 70 बीपीएससी में पूछा गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न देशों में से जो है देशों में 19 में जो है सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन मतलब उत्पादन टन में हुआ है, तो कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कुल ग्रांडी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो कुल ग्रांडी क्या है, याद रखना ये आपका एक सोने की खान है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो याद रखना यहाँ पे सोने का खनन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए। तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अमेरिका में है, किसके लिए विख्यात है। तो याद रखना यहाँ पर स्वर्ण की खानें पाई जाती हैं, सबसे बड़ी सोने की खान है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो एल्यूमिनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन है, याद रखना भारत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में भारत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टीन मिलता है किसमें। तो टीन याद रखना भारत में केवल छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और टीन कहाँ कहाँ पाया जाता है ये पूछा गया है। तो याद रखना जो है प्लेसर निक्षेपों में पाया जाता है, अर्थात धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में, मतलब कोष मतलब तेल का भंडार सबसे ज्यादा किस देश में है। तो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का देश है, यहाँ पे सबसे अधिक तेल के भंडार पाए जाते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक है। ठीक है, अगर अमेरिका को हटा दिया जाए लेटेस्ट में, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो याद रखना रूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम मिलता है आपका पिच ब्लेड से। ठीक है, याद रखना ये आपका किसका है, ये यूरेनियम का कच्चा माल भी है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो याद रखना यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है। तो याद रखना इन और देखा जाए तो इसमें कजाकिस्तान होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो कहाँ कौन सा खनिज पाया जाता है जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। तो सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, लंदन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। यहाँ धातु का व्यापार सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ दिया है ये आपका रेल मार्ग है और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला आपका है यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल, आपका ये पेरिस से वर्षा तक जाता है, अर्थात ये आपका फ्रांस से पोलैंड जाता है, क्योंकि पोलैंड राजधानी वर्साया है। ठीक है। दूसरा आपका है पार एंडीज रेल कहा जाता है। तो आप ब्यूनस आयर्स से वह है वाल पेरोजो तक। तो वाल पेरोजो चिली में है और ब्यूनस अर्जेंटीना की राजधानी है, जाता है। पार साइबेरिया जो है आपका कहा जाता है, तो याद रखना ये आपका लेनिनग्राड से जो है व्लादिवोस्तोक तक, अर्थात ये आपका सबसे बड़ा है जो आपका रूस में है। और आपका ओरिएंट जो है एक्सप्रेस वे कहाँ पर है, तो ये पेरिस से इस्तांबुल आता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है, मतलब कौन सा इसमें एक बंदरगाह नगर नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, यहाँ पे बंदरगाह नहीं है। लंदन भी बंदरगाह है, न्यूयॉर्क भी बंदरगाह है, टोक्यो भी बंदरगाह है, तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, मतलब कॉफी का कौन सा ऐसा जो है विश्व का बंदरगाह है जो कॉफी का बंदरगाह कहलाता है, सेंटोस। ये कहाँ पर है, ये ब्राजील में है। यहाँ से केवल कॉफी का निर्यात होता है, इसलिए इसे कॉफी का बंदरगाह कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखा था। तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका जो है कोई राइटर मिलता ही नहीं है। और इरिथियन सी का मतलब होता है लाल सागर। ठीक है, लाल सागर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे ये हिस्ट्री क्वेश्चन है, लेकिन ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बता दे रहा हूँ, याद रखना इसका राइटर कोई नहीं है। और इरिथियन सी का मतलब लाल सागर होता है। तो याद रखना ज्योग्राफी के बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने एक वीडियो में करा दिया है,
वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।